हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री के संबोधन का, क्योंकि लॉकडाउन 4 को लेकर कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जा सकती है। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन 3 जब बढ़ाया गया था उस समय प्रधानमंत्री नहीं आए थे संबोधन के लिए, लेकिन आज क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन खत्म होना है, आज 12 मई है, तो 5 दिन बाद प्रधानमंत्री को यह पता है कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है। तो देश क्या सुनना चाहता है, देश को इंतजार प्रधानमंत्री के संबोधन का। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी मुझसे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। दिबांग, जब लॉकडाउन 3 हुआ था तो प्रधानमंत्री नहीं आए थे देश के सामने, गृह मंत्रालय की तरफ से ही गाइडलाइंस आ गई थी, लेकिन अब 17 मई को लॉकडाउन 4 की उम्मीद कुछ राज्य लगाकर बैठे हुए हैं। क्या माने हम, क्या हो सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में आज? मुझे एक चीज और आज भी दिखाई देती है, जो हो सकता है प्रधानमंत्री उसके बारे में भी कहें कि 12 मई है। 12 मई 1820 यानी आज से 200 साल पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन था, और आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, और WHO ने 2020 को ईयर ऑफ द नर्स घोषित किया हुआ है। जिस तरीके से नर्सेस ने काम किया है, कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने काम किया है, जिस तरीके से कल ही गृह मंत्रालय ने उनकी आवाजाही जो मुश्किल हो रही थी उस बारे में एक चिट्ठी लिखी है, मेरे ख्याल से उस बारे में वो एक बड़ा उल्लेख कर सकते हैं। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण आज के दिन हो रही है वो ये है कि भाई ट्रेनें दोबारा शुरू हुई हैं, और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बड़ा स्वाभाविक है किसी के लिए भी अपने घर को जाना, तो वो घर को जाने का एक मार्ग है वो खुल गया है, एक बहुत बड़ा मार्ग खुल गया है। ज्यादातर लोग ट्रेनों से सफर करते हैं, तो मेरे ख्याल से उस बारे में भी उल्लेख हो सकता है। बहुत इंतजार है, अगर वो हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी कि कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। मुझे लगता है उसमें, और वो बातचीत कर रहे हैं अभी, समय मुझे लगता है उसमें लगेगा। पर ये जो 2-3 बातें हैं, एक तो लोगों ने जिस तरह से अनुशासन जिस तरह से जा रहे हैं उसमें, जिस तरह से रेलगाड़ी खुली और ये नर्सेस, मुझे लगता है शोभना हम लोग कयास लगा रहे हैं, अंत तो पता नहीं हमको क्या कहना है। बिल्कुल सही बात है, और हर बार एक सरप्राइज फैक्टर जरूर होता है प्रधानमंत्री के संबोधन में, और ये देश भी बहुत अच्छी तरह जानता है। नीरज पांडे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, नीरज पांडे का मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज पांडे, कल प्रधानमंत्री की बैठक को आपने कवर किया था, लगभग 6.25 घंटे चली थी। हम ये मानकर चल रहे थे कि 16 मई को करीब प्रधानमंत्री आएंगे राज्यों से फीडबैक के बाद, लेकिन आज ही आ रहे हैं देश को संबोधित करने के लिए, क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल शोभना, मैंने कल ही बताया था, और जब लाइव दे रहा था तो उस समय भी मैंने ये कहा था कि आज की बैठक के बारे में तो जरूर थोड़ी देर में रिलीज आएगी, लेकिन क्या कुछ रोड मैप रहने वाला अगले 1 दिन के बाद ये प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई बड़ा गाइडलाइन या बड़ी सूचना आ सकती है, वो सामने आ गई है। और रात 8 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, अब तक की जो उनकी गतिविधियां रही हैं, जो बातचीत हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ, जो चर्चा हुई, उन्होंने 15 तारीख तक का ब्लूप्रिंट मांगा है कि सभी राज्य अपना ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दें। लेकिन प्रधानमंत्री आज ही रात में 8 बजे आकर सामने सबको संबोधित करने जा रहे हैं, तो इससे साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री के मन में इस देश के तमाम उन लोगों के लिए कुछ है जो वो कहना चाहते हैं, खासकर ग्रामीण भारत के लिए। जैसे पंकज झा जी ने भी इस बात का जिक्र किया, ग्रामीण भारत को लेकर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, और उन्होंने कल की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया कि गांव में कोरोना ना पहुंच सके, अपनी दस्तक ना दे सके ग्रामीण भारत में, अदरवाइज वो स्थिति और भयानक होगी। यही एक कारण है कि वो चाहते हैं कि जो शहरी इलाके हैं, जहां पे हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन है, उनको छोड़ के जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है, वहां इकोनॉमिकल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा मिले, ताकि जो मजदूर या जो श्रमिक, जो कामगार जहां पे है वो अपने काम में बिजी हो जाए। लेकिन उस समय भी ये ध्यान देना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखना है, यानी कि जो प्रिकॉशंस लेने हैं, मुंह में मास्क, 2.5 गज की दूरी और हर समय सैनिटाइज करते रहना, ये सारी चीजें जरूरी हैं।
इससे दो बैलेंस होगा। एक तो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी हो वो स्टार्ट हो जाएंगी, श्रमिकों को काम मिल जाएगा। दूसरा, वो जब लौट के अपने गांव नहीं जाएंगे तो ग्रामीण भारत भी सुरक्षित रहेगा। तो दोनों चेक एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी। यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामने आने वाले हैं। ठीक है विकास भदौरिया, चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है और ये हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो क्या अमीर क्या गरीब कोई सीमा नहीं, पूरा देश बिल्कुल इंतजार करता है और ध्यान से सुनता है। तो आज ग्रामीण भारत के लिए कोई बहुत बड़ा संदेश, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है। अभी भी 70% जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण भारत से चलती है। कृषि पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर हैं, लेकिन यही कृषि पर निर्भर लोग जब शहरों में आते हैं तो प्रवासी मजदूर हो जाते हैं और देश की जो आर्थिक चक्र है उसको चलाने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। आज ये वर्ग जो है सबसे ज्यादा परेशान है, अपने घर लौटना चाहता है। और ऐसी सूरत में जब आर्थिक गतिविधियां देश शुरू करना चाहता है, जब तमाम राज्य भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं, ये प्रवासी अपने घर गाँव लौट रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर इनको कोई थाम सकता है, अगर इन मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को कोई रोक सकता है बड़े शहरों में, तो एक प्रधानमंत्री की अपील हो सकती है। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री इन तमाम तबकों से अपील करें कि अगले कुछ दिनों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, उद्योग धंधों में काम शुरू हो जाएगा, आपको काम की कोई कमी नहीं रहने वाली है और आप जहाँ हैं वहीं ठहरें। इससे संक्रमण भी रुकेगा, आपका गाँव घर भी सुरक्षित रहेगा और आपके शहर में आपका रोजगार भी सुरक्षित रहेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए। मृत्युंजय मुझसे जुड़ गए हैं मुंबई से। मृत्युंजय, महाराष्ट्र क्या चाहता है? आज प्रधानमंत्री क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ही कोरोना का हॉटस्पॉट है इस समय देश में। देखिए शुभना, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो जिन दो बातों का जिक्र करेंगे कहीं न कहीं वो केंद्र महाराष्ट्र रहने वाला है। दो बातें, एक तो कोरोना का संक्रमण और दूसरा मजदूरों का पलायन। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में और ये दोनों ही मुद्दे महाराष्ट्र के लिए, विशेष तौर पर मुंबई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री का संबोधन मुंबई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मुंबई में जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं ये बड़ी चिंता का विषय है। लगातार 15,000 के करीब अब आंकड़े पहुंचते चले जा रहे हैं। एमएमआर रीजन में अगर हम बात करें तो अस्पतालों में संख्या काफी बढ़ती जा रही है। वर्कलोड, पुलिस पर बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ा है। कहीं न कहीं एक विषय ये है। दूसरा है मजदूरों का पलायन। जो मुंबई से मजदूर लगातार पलायन करते जा रहे हैं, लगातार राज्य सरकार उनको निर्देश दे रही है कि आप जहां कहीं हैं रुक जाइए, लेकिन वो अब नहीं सुन रहे हैं और बुरी स्थिति में भी वो पलायन करने को मजबूर है। और ये प्रतिदिन की तस्वीर हो गई है कि हजारों लोग मुंबई की सड़कों पर चलते हुए नजर आते हैं। 1500, 1600, 2000 किलोमीटर तक की दूरी पे उनका गांव है, उस गांव में जाना चाहते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति का संबोधन इस पर असर डाल सकता है तो वो है प्रधानमंत्री का। अगर प्रधानमंत्री एक आश्वासन दे, विश्वास दिलाए, विश्वास जीते, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ बदलाव दिख सकता है। वरना जिस स्थिति में लोग पलायन कर रहे हैं वो स्थिति बहुत ही भयावह है और कहीं न कहीं जो लोग फंसे हुए हैं, मुंबई से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए संबोधन बहुत मायने है कि प्रधानमंत्री मजदूरों के लिए क्या कहते हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के दो मुद्दे, एक कोरोना संक्रमण में तेजी, विशेष तौर पर देश का। बिल्कुल मृत्युंजय, बहुत बड़ी बात आपने कही, जैसा कि मैं भी जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री का जब संबोधन होता है ना तो कोई सीमा नहीं होती है। हर आदमी टीवी के सामने बैठ जाता है और बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनता है और मानता है। प्रदीप सिंह जी, ग्रामीण भारत के लिए आज ये संबोधन बहुत बड़ा संदेश। बिल्कुल शोभना जी, देखिए अभी जो मृत्युंजय बात कह रहे थे, इससे पहले भी सभी साथियों ने बात की मजदूरों के पलायन की। एक बात कल जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को उतनी सख्ती से लागू नहीं किया, तो मेरा मानना है कि उनका इशारा मजदूरों की इस बदहाली की ओर, कि मजदूरों का अगर कायदे से ख्याल रखा गया होता जिन राज्यों में थे तो शायद वो इतने अधीर न होते। एक बात। दूसरा, ये मामला इतना सीधा नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जब अपील करेंगे तो ये जानकर और समझकर करेंगे कि उनकी अपील कितनी व्यवहारिक होगी। जो मजदूर जा रहे हैं 1500 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हैं भूखे प्यासे, वो इतनी आसानी से लौटने वाले नहीं है। इनमें से बहुत से लोग शायद लौटेंगे ही नहीं। उनको सबसे ज्यादा नाराजगी, निराशा, हताशा हुई है तो अपने एम्प्लॉयर से हुई है। बिल्कुल, जिनके यहाँ वो बरसों से काम करते थे, उन्होंने न केवल पैसा उनका दबा लिया, उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि संपर्क भी काट लिया।
ये उनका जो दर्द बिल्कुल, है, मतलब बहुत इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। बिल्कुल प्रदीप जी, इस समय मैं अपने दर्शकों को 4 तारीख दिखा रही हूँ, जब जनता कर्फ्यू का ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। 19 मार्च, फिर 24 मार्च को लॉकडाउन 1, उसके बाद 3 अप्रैल को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया, 14 अप्रैल को फिर। तो आप ये भी समझिए कि जो कोरोना काल है, जो कोरोना संकट है, मानवता के लिए इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है, उसको लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार वो प्यार से समझाने की भी कोशिश करते हैं। पंकज झा, जैसे कि प्रदीप जी भी कह रहे हैं और तमाम सहयोगियों को आप सुन रहे हैं, उद्योगपतियों के साथ जो विश्वास की डोर इन मजदूरों की कमजोर हो गई है, उसको स्थापित करने के लिए आज प्रधानमंत्री जरूर कुछ ना कुछ संदेश उद्योगपतियों को भी दे सकते हैं और मजदूरों को भी। जी हाँ, बिल्कुल, ये बैलेंस की बात है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपके घर में अगर कोई मेड है, कोई ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप इस दौरान उनकी तनख्वाह देते रहें। इस मिडिल क्लास समुदाय ने, जिस पर इतने टैक्स का बोझ है, उसने इन सबकी सुनी, सबको तनख्वाह दे रहा है। तो जिस फैक्ट्रियों में या जिस प्रोजेक्ट में ये मजदूर थे और वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको भी इनका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन संख्या बहुत है, शिकायतें करने का वक्त अभी नहीं है। आप देख रहे हैं कई राज्यों ने ऑलरेडी लेबर रिफॉर्म कर दिए ताकि फैक्ट्रियां खुलें, मजदूरों को काम मिले। लेकिन मैं सभी साथी जो कह रहे हैं एक बात पर सहमत हैं कि अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मजदूर जिस तरीके से अपने घर जाने की जिद पर अड़े हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर कुछ कहेंगे तो शायद उनकी बात का असर होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस बात को समझते भी हैं। कल उन्होंने इशारों में ये बात कही है जब उन्होंने ग्रामीण भारत की बात कही है। हो सकता है, जैसा कह रहे थे प्रदीप जी, की वो जिस तरीके से मेंटली वो टूट चुके हैं मजदूर, वो मानेंगे नहीं मानेंगे लेकिन अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों में असर होता है, एक मरहम की बात होती है। मुझे लगता है इस बात को भी एड्रेस करेंगे जो देश के सामने है। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ। प्रकाश, मेरे सहयोगी पटना से हमसे जुड़ रहे हैं। प्रकाश, पटना की हम बात करें या हम बिहार की बात करें, क्या चाहता है बिहार इस समय? श्रमिक मजदूर बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोरोना फैलने का डर है बिहार में सबसे ज्यादा। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां पर कि ये बहस की शुरुआत हुई थी कि आखिर नीतीश कुमार ने जो कहा था कि लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, कहीं किसी को आने जाने नहीं देना चाहिए, तो उनकी जो आशंका थी, उन्होंने जो जाहिर की थी चिंता, वो सही साबित हो रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ पर और ज्यादा चिंता है, क्योंकि जब देश में बाकी जगहों पर कोरोना फैल रहा था, यहाँ पर बहुत कम केसेज आए थे, लेकिन अप्रवासी बिहारियों के आने की वजह से लगातार केस बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने अपनी बातें भी बताई थी और ये भी कहा था कि इस महीने के अंत तक, यानी 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो कामकाज हैं, जो रोजगार हैं, जितने भी फैक्ट्री है, जो शोरूम है, बाकी जो छोटे मोटे कारोबारी है, उनके काम को भी धीरे धीरे शुरू किया जाए। और इनका यह भी मानना है कि अगले 7 दिनों के अंदर में जितने लोग भी आना चाहते हैं बिहार, जो इच्छुक लोग हैं, वो आ जाएं और सेटल कर जाएं, उन्हें क्वारंटीन में रखा जाए और उसके बाद से उनको घर भेजा जाए, उनके सारे लोगों की स्क्रीनिंग हो जाए। तो एक तरफ उनकी चुनौती है, जो लोग बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनकी देखरेख करना, उनके कोरोना की टेस्टिंग कराना, और अगर किसी को किसी तरह से पाया जाता है तो उनको हॉस्पिटलाइज कराना। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही है बिहार में, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें पैसे की कमी हो रही है, उनको भी धीरे धीरे पटरी पर लाना। तो ट्रेन तो शुरू हो रही है, लेकिन जिंदगी अब तक पटरी पर लौटी नहीं है, अब उसे शुरू करने की भी एक चाहत है और ये चुनौती है। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से एक तरह से कहा जाए कि दोनों तरफ चुनौती मिल रही है, इसका सामना कैसे करें। और सबसे बड़ी चुनौती बिहार के सामने है कि जो अप्रवासी बिहारी वापस आ रहे हैं, उनको एक एक को स्क्रीनिंग करना, उनको क्वारंटाइन कराना और फिर अपने गांव भेजना, ये बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, कर्नाटक क्या चाहता है, क्या उनकी उम्मीद देश के प्रधानमंत्री से आज के संबोधन में? देखिए, आज हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने संबोधन में क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह से कर्नाटका की अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री भी कल जब प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन को लेकर जो बात हो रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर है, ऐसे में क्या किसी तरह का रिलैक्सेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है लगातार, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन वहीं बेंगलुरु की बात करें तो रेड जोन सिटी है, इसके बावजूद जिस तरह से रिलैक्सेशन जो है वो राज्य सरकार की ओर से दिया गया है, ऐसे में क्या किसी
तरह के रेस्ट्रिक्शंस फिर एक बार लगेंगे, क्योंकि कई ऐसे शहर है जहां पर जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इस रिलैक्सेशन के कारण जो है कई ऐसे लोग भी है जो बिना किसी काम के बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज देश की जनता से क्या कुछ कहते हैं, और ये भी देखना होगा कि क्या रेस्ट्रिक्शंस जो है वो और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे या किसी तरह से रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। जी रूबिका। पिंकी, मैं शोभना हूं आपके साथ और अब मैं रुख करना चाहूंगी ब्रजेश राजपूत का। ब्रजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान की हमें सबसे पहले कल तस्वीर मिली थी जब वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे थे। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं वो प्रधानमंत्री से? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने कल भी प्रधानमंत्री से सबसे बाद में उनका जो नंबर आया था तो उसमें उन्होंने विस्तार से यही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे गतिविधियां शुरू हो रही हैं। हालांकि संख्या संक्रमितों की ज्यादा बढ़ती जा रही है, तकरीबन 4000 कुछ होने वाली है, मगर सरकार का फोकस है कि गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, किसान की गतिविधियां, ये सब शुरू होनी चाहिए। इसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया को छोड़ के अलावा जो सारे ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है वहां पे गतिविधियां शुरू करनी चाहिए। किसानों की जो खरीदी हो रही गेहूं की उसमें गति आनी चाहिए, जो मनरेगा के काम है वो शुरू होने चाहिए, निर्माण के कार्य है शुरू होने चाहिए, जो आर्थिक गतिविधियां, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो शुरू होने चाहिए। मगर अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन प्रवासी मजदूरों की जो मध्य प्रदेश से बाईपास होकर जा रहे हैं। अधिकतर जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं और महाराष्ट्र से पूरे मध्य प्रदेश से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो इन मजदूरों को रोज लाना, ले जाना और इनकी साथ संभाल और इनकी देखभाल करना, इनकी सहूलियतें देना सरकार की बड़ी टास्क है। अभी थोड़ी देर पहले ही बड़वानी में एक हंगामा हुआ था जब बहुत बड़ी तादाद में महाराष्ट्र सीमा पर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर मजदूर इकट्ठे हो गए थे। तो सरकार ने कहा कि इन सारे मजदूरों को हम ये करेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा से दूसरे प्रदेश की सीमा तक छोड़ा जाएगा। तो ये कुछ टास्क मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से में लिए हुए हैं, मगर किस तरीके से पूरे किए जाएंगे ये देखना बाकी है। मगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि गतिविधियां शुरू हों, आर्थिक गतिविधियां शुरू हों और किसान की गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। दिबांग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिबांग, जब हमने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना तो 4 बार वो देश के सामने आ चुके हैं और वही मेरी बात फिर मैं आप दोहराना चाहूंगी कि जिस तरह वो संवाद बनाते हैं देश की जनता के साथ, वो देश को समझ में आता है, मिजाज वो समझती है कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। 19 मार्च को जनता कर्फ्यू का जब ऐलान किया गया तो पूरे देश में कर्फ्यू देखने को मिला और कोई घर से बाहर नहीं निकला। उसके बाद 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा, उसको भी जनता ने बहुत ईमानदारी के साथ माना। हालांकि जो श्रमिक थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, वो जरूर सड़कों पे उतरे, लेकिन वो प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने काफी दिनों तक रखा उस मान को, पर जब खाना खत्म हो गया तो वो निकले। और आज देश को यही उम्मीद कि आज जब प्रधानमंत्री एक बार फिर अपना संवाद बनाएंगे देश की जनता के साथ तो देश की जनता उसको सुनेगी भी और मानेगी भी। अब तक 4 बार प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में मानवता के लिए जो सबसे बड़ा संकट देश के सामने आ चुके हैं और देश से अपनी बात कह चुके हैं। दिबांग, मैं आपका रुख कर लेती हूं। प्रधानमंत्री ने जब 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद दोबारा भी आए थे, तो उनका कहना एक ही था कि जहां है वहीं रहे। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल चुकी है। अब श्रमिक ट्रेन चलानी पड़ी है सरकार को, क्योंकि जो श्रमिक तबका था वो एकदम, जिसे कहा जाए कि इम्पेशेंट हो गया था। आज हम क्या उम्मीद लगाएं इन श्रमिकों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं शुभना। और देखिए, जब भी इस तरह के आपातकाल होता है तो लोग घर जाना चाहते हैं। इस तरह का ये बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं। हालांकि पहले जरूर उन्होंने कहा जैसा आप बता रही हैं कि भाई जो जहां है वहीं रहे, तो ये घर लौटने वाली बात है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री के टेबल पर बैठे हों तो उनके लिए इस समय बहुत बड़ी एक तरीके से दुविधा है। एक तरफ उनको देश को दोबारा खोलना है, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देनी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर इसी हालत में रही तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आगे होने वाली है। और दुनिया भर में इस तरह के जितने भी जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि आपको गति देनी है। दूसरा, WHO कह चुका है, EU ने भी अपने सदस्य देशों से कहा है, सभी 27 देशों से, कि भाई आप लॉकडाउन खोलेंगे तो तभी लॉकडाउन खोलिए जब आपका आंकड़ा घट रहा हो आपके अस्पतालों में बेड्स हों, क्योंकि जैसे ही आंकड़ा खुलेगा नंबर उछलेंगे। नंबर जब उछलेंगे तो एक बार फिर से पैनिक मचेगा, एक बार फिर से अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। तो आप किस तरीके से एक समन्वय बनाएं
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी जो भी जितने भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए, जितने भी लोग यहाँ आज रूल कर रहे हैं उनके लिए, इसमें आपको किस तरह से लोगों को साथ लेना है, क्योंकि जो भी आप फैसला करेंगे उसमें जब तक आप लोगों को साथ नहीं लेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। लोगों को साथ लेना है, लोगों से बात ऐसी करनी है कि लोग आपकी बात पर विश्वास करें, लोगों के विश्वास को जीतते हुए आपको कदम बने हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मेरे ख्याल से वो एक मरहम लगाना भी काम करेंगे। एक जिस तरह का आज का दिन है, मजदूरों की जिस तरह की बात हो रही है, आप ये देखिए कि 5 मई तक 338 मजदूर एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए भूख से, एक्सीडेंट से, बीमारी से मर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हजारों लाखों मजदूर अपने गांवों में पहुंचे हुए हैं, अपने छोटे कस्बों शहरों में पहुंचे हुए हैं, वहाँ कुछ क्वारंटाइन में है, कुछ ऐसी परिवारों के साथ हैं। ये एक बड़ी समस्या उन लोगों को, ठीक है, बहुत लोग स्थानीय लेवल पर हैं। तो पूरे अगर आप देश में देखें तो एक तरीके से उथल पुथल का माहौल है, एक असमंजस है कि आगे क्या होगा, एक भय का माहौल है कि क्या होगा। तो उस हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि ऐसा एक मंत्र देंगे जिससे लोग शांत हों, जिससे लोग एक दिशा में जाने को तैयार हों। ठीक है, और वो दिशा बिल्कुल दिबांग आसान नहीं होने वाली है। प्रदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। न्यू नॉर्मल होगा शोभना, पर न्यू नॉर्मल जो है वो पुराने नॉर्मल से बहुत दूर, बहुत अलग होने वाला है। बहुत अलग होगा, समझने वाली बात। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप दिबांग को भी सुन रहे थे कि जो न्यू नॉर्मल होगा वो अब पुराने नॉर्मल से बहुत अलग होगा, और ये प्रधानमंत्री भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। बिल्कुल, जो अभी बात दिबांग जी कह रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। ये लॉकडाउन तीसरा पूरा होने के बाद अगर इसे बढ़ाया जाता है तो इसी दौरान लोगों के मन में एक अधीरता आने लगी है, कब खुलेगा, कब सामान्य होंगी स्थितियां, उसमें मजदूरों की समस्या, ये इन दो समस्याओं से प्रधानमंत्री का पहला साबका है। आर्थिक मोर्चे पर और बाकी वहां दूसरे मंत्रालय विभाग का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किसी आर्थिक पैकेज या इस तरह की कोई घोषणा करने वाले हैं। वो लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे, ये समझाते हुए ये देखिए लड़ाई बहुत कठिन है और ये लड़ाई बहुत लंबी है, तो इसमें हमारा धैर्य ही हमारे काम आएगा। तो धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, रास्ता आसान किसी का नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री आकर सांत्वना देंगे तो देश के लिए मलहम की तरह ये काम जरूर करेगा। रणबीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। श्रमिकों को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां स्थिति खराब हो सकती है, कोरोना फैल सकता है और श्रमिकों के जरिए पहुंचा भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार क्या उम्मीद लगाए बैठी हुई है? सरकार की जो पहली कोशिश है वो इन श्रमिकों को किसी तरीके से रोकना है या उनको उनके घरों तक पहुंचाना है, और इसकी कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन ये तस्वीर बदलने की जगह पर और ज्यादा बढ़ती जा रही है लगातार। मैं एक बार फिर से पीछे आपको दिखा भी दूं, सरकार इन मजदूरों से लगातार उम्मीद कर रही है, कोशिश कर रही है, बात कर रही है, संवाद कर रही है कि ये लोग पलायन ना करें। लेकिन आप इस ट्रक को देखिए, बिल्कुल सामने कितने सारे लोग बैठे हैं और ये सारे लोग बिहार की तरफ जा रहे हैं। अभी जब हम इनको पूछ रहे थे, जैसे ये महिला है, इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी। ये सरकार पे विश्वास नहीं है क्या आपको कि वो कह रहे हैं भेजेंगे? अभी कितने दिन तक हम वहाँ पे रुकेंगे, कितने दिन तक उन पे विश्वास करेंगे? नासिक से आ रहे हैं। तो विश्वास नहीं है सरकार? विश्वास है, पर कितने दिन तक हम वहाँ पे रुकेंगे? 1.5 महीने से तो हम वहाँ पे रुके थे, जितना हुआ हमसे हुआ, नहीं हुआ तो फिर हम चले आए वहाँ। आज प्रधानमंत्री जी 8 बजे देश के नाम संबोधन देने वाले हैं। आप लोग अपने लिए सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, मोदी जी से क्या उम्मीद क्या कर सकते हैं? हमको घर पे छोड़ दे, बस वही उम्मीद कर सकते हैं उनसे हम। फिर देखिए बस एक अपील है, और ये देखिए ट्रक की ट्रक, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से 1000, 2000, 3000 पता नहीं कितने हजार लोग जा चुके। ये पीछे देखिए कितनी बड़े लोगों की एक झुंड है जो आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल में, बिहार में, या कई लोग वेस्ट बंगाल तक जाने के लिए लगे हुए हैं। तो जाहिर है कि सरकार की परेशानी सबसे बड़ी इस वक्त पलायन करते मजदूर हैं, और सरकार सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से तस्वीरें बड़ी दुखदाई हैं, बड़ी तकलीफ दे हैं ये तस्वीरें।
और जाहिर सी बात है कि मैं लगातार अपने दर्शकों को यह कह भी रही हूं कि जो विश्वास की डोर मजदूरों के साथ देश की थी, वो कहीं ना कहीं मजदूर आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसीलिए कुछ सुनने को, कुछ मानने को तैयार नहीं है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुक रही हूं। तमाम सहयोगी मेरे बने हुए हैं, बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। फौरन लौट रही हूं, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।